डेट है आज 8 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सभी को हैप्पी वुमेंस डे। फर्स्ट टॉपिक है रीकनेसेंस सैटेलाइट। रीकनेसेंस सैटेलाइट प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया ये परफॉर्म करने जा रहा है कि रीकनेसेंस सैटेलाइट के जरिए इसने कुछ डेटा ट्रांसमिट किया। ये रीकनेसेंस सैटेलाइट को स्पाई सैटेलाइट भी बोलते हैं। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। तो इसने अभी टेस्ट किया है ये सैटेलाइट। इस तरह का सैटेलाइट है ये जो नॉर्थ कोरिया भेजने वाला है। इसको नॉर्थ कोरिया का है ये। इसे इंटेलिजेंस सैटेलाइट भी बोलते हैं या स्पाई सैटेलाइट भी। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये मिलिट्री या इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया जाता है स्पेस में और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है जासूसी करने के लिए। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और कई इसके यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे मिसाइल अर्ली वार्निंग। जैसे अगर किसी देश पे कोई मिसाइल दागना चाहता है, कोई मिसाइल अटैक करना चाहता है और किसी ने कर दिया, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेगा जैसे कोई भी नेशन दूसरे नेशन के खिलाफ, तो ये डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत पता लगा लेता है कि हाँ हमारे देश पे कोई मिसाइल दाग दिया किसी ने और अटैक करने वाला है। उसको ये पता लगा लेगा, डिटेक्ट कर देगा। नेक्स्ट इसका ये यूज है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। मान लो नॉर्थ कोरिया पे अगर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, न्यूक्लियर बम चलाने के लिए यानी कि अटैक करने के लिए छोड़ दिया, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है। ऑप्टिकल इमेजिंग सर्विलेंस करता रहता है ये। सर्विलेंस का मतलब निगरानी। ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की तरह काम करता है, इमेज लेता रहता है और ये इमेज लेके ऑब्जर्व करता रहता है, निगरानी करता रहता है। जो रीकनेसेंस सैटेलाइट है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया गया है इसका। जैसे देखो सूडान, साउथ सूडान, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एट्रोसिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए ऐसे सैटेलाइट का यूज किया जा चुका है पहले। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। अत्याचार जो होते हैं, मानव अधिकार का वॉयलेशन होता है यहाँ पे सूडान, साउथ सूडान में। मान लो सिविल वॉर चलता रहता है, गृह युद्ध यहाँ पे सूडान, साउथ सूडान में। अगर वहाँ पे किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो इसका भी पता लगाया गया है इमेजेस के जरिए, रीकनेसेंस सैटेलाइट के जरिए। ये जो सैटेलाइट है नॉर्थ कोरिया इसे लॉन्ग रेंज रॉकेट के जरिए लॉन्च करना चाहता है। और जब ये लॉन्ग रेंज रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा तो यूएन ने ऐसी आशंका जताई है, यूनाइटेड नेशन ने, कि नॉर्थ कोरिया इसके जरिए अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट कर सकता है और लॉन्च कर सकता है। तो इसलिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया नॉर्थ कोरिया पे कि इस रीकनेसेंस सैटेलाइट को वो लॉन्च ना करे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन नेवी ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है नवल वेरिएंट ऑफ लॉन्ग रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसका एक नया वर्जन हमारी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, अभी टेस्ट किया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है भाई साहब, ब्रह्मोस मिसाइल। ये जॉइंटली डेवलप की गई है इंडिया और रसिया के द्वारा और इसकी रेंज है अभी 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ये हिट कर सकती है। इसकी स्पीड लगभग, जो साउंड की स्पीड है ना, साउंड मतलब ध्वनि, आवाज़ जो आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ कितनी दूर जा सकती है कितने टाइम में, वो होती है स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि 1 सेकंड में लगभग 320 मीटर पर सेकंड ये आवाज़ की स्पीड होती है। यानी कि अगर जैसे आप अभी बोल रहे हो तो 320 या 30 मीटर तक आपकी आवाज़ 1 सेकंड में चली जाती है कहीं पे भी। तो ये जो आवाज़ की स्पीड है ना, उससे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती है ये मिसाइल। मैक 2.8 एग्जैक्टली इसकी स्पीड है। मैक 2.8 का मतलब है 2.8 टाइम्स, यानी कि 2.8 गुना ज़्यादा आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती है। लगभग 3 गुना ही हो गया, 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा ये दौड़ती है मिसाइल्स। इसके कई टाइप हैं। ये सबमरीन से, पनडुब्बी जो होती है ना, समुद्र के अंदर पनडुब्बी चलती रहती है सबमरीन, वहाँ से भी लॉन्च की जा सकती है सबमरीन के अंदर से। पानी का जो जहाज होता है शिप, वहाँ से भी लॉन्च की जा सकती है। एयरक्राफ्ट है, वहाँ से भी लॉन्च की जा सकती है, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, या लैंड से, भूमि से भी लॉन्च की जा सकती है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है
ये दो रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। एक इंडिया में रिवर बहती है ब्रह्मपुत्रा, वहां से ब्रह्म लिया गया है, और एक रसिया की रिवर है मोस्कवा, यहां से मोस लिया गया है। तो यहां से ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम दिया गया है। जो इसका इंजन है, इसमें दो स्टेज के इंजन यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेज के इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज होता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल यूज होता है, और सेकंड स्टेज के इंजन में लिक्विड फ्यूल, लिक्विड रामजेट इंजन भी बोलते हैं उसको। इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अभी जो ऑपरेशन में है। ये 2016 में इंडिया पहला मेंबर बना था, मतलब पहला क्या मेंबर बना था, सदस्य मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का, क्योंकि इस 2016 से पहले इसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, इसका मेंबर 2016 में बना था। इसका मेंबर बनने का मतलब ये है, जो भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या मतलब ये कोई कंट्री डेवलप कर रहा है तो उसको स्प्रेड होने से रोकना, इसका काम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। और इंडिया इसका मेंबर बना था 2016 में। और इंडिया और रसिया जॉइंटली अब ये प्लान कर रहे हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो रेंज है उस रेंज को लगभग 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए, कि ये 800 किलोमीटर तक दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल जो ये पुरस्कार है एक, ये मेडल अभी मिला है हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट दीपक धार, इनको मिला है। ये दीपक धार हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पुणे में है भाई साहब, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईसर बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। ये जो आईसर इंस्टीट्यूट है ना, हमारे इंडिया में केवल 7 इंस्टीट्यूट हैं। थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, जो अभी 12वीं में है बच्चा उसके लिए। देखो भाई साहब, ये आईसर इंस्टीट्यूट है ना, ये JEE का एग्ज़ाम होता है ना जो IIT के लिए, वहाँ से कुछ % सीट वहाँ से भरी जाती हैं इस कॉलेज में। जो ये कॉलेज होते हैं इंस्टीट्यूट आईसर नाम के, केवल 7 हैं हमारे इंडिया में। जैसे पुणे में बेस्ट इंस्टीट्यूट है माना जाता है ये, और कोलकाता में बेस्ट माना जाता है वो भी। और JEE से होते हैं कुछ, इनका स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इन हर एक अलग अलग कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके जरिए इनकी सीट भरी जाती हैं। जो भी बच्चा 12वीं में उसने साइंस से पढ़ा हो, साइंस का पढ़ने के बाद 12वीं करने के बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है इसका। तो जो ये इंस्टीट्यूट है पुणे का, यहाँ से फिजिसिस्ट हैं, इसमें एक ये साइंटिस्ट हैं दीपक धार, ये सिलेक्ट किए गए हैं 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल के लिए। ये हैं दीपक धार, क्यूट से आदमी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन देता है इस बोल्ट्जमैन मेडल को? देखो, इसको देता है एक फिजिक्स का इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसका ही एक कमीशन है, कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये कमीशन देता है बोल्ट्जमैन मेडल को। और ये कब स्टार्ट किया गया था ये अवार्ड, ये मेडल है जो पुरस्कार, 1975 में स्टार्ट किया गया था। और ये मेडल तब दिया जाता है जब कोई फिजिसिस्ट, यानी कि जो कोई फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, और आउटस्टैंडिंग उसने अचीवमेंट किया है कुछ, तब उसे दिया जाता है ये देखो 3 साल में 1 या 2 पर्सन को दिया जाता है। और ये एक पर्सन को उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार दिया जाता है, ओनली वंस। जैसे अगर दीपक धार को अब मिल गया तो पूरी लाइफ टाइम में दोबारा ये मेडल दीपक धार को नहीं दिया जाएगा। और एक कंडीशन और होती है कि उस आदमी को दिया जाता है जिसको नोबेल प्राइज ना मिला हो अब तक। अगर उसे नोबेल प्राइज मिल गया तो फिर उसे नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं, 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, लिटरेचर में कोई बुक लिखता है अच्छी उसके लिए दिया जाता है, ये फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है आपका, और ये बायोलॉजी मेडिसिन वगैरह में ये कैटेगरी है, इसमें दिया जाता है। और आपका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट टॉपिक है हंसा एनजी। हंसा एनजी क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये एयरक्राफ्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं जानना आपको। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, हमारे इंडिया ने बनाया हंसा जी। किसने डेवलप किया है? CSIR ने डेवलप किया है। CSIR की एक लेबोरेटरी है, लैब है। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी लैब है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसने डेवलप किया है ये। अभी इसका
पुडुचेरी में इसका ट्रायल किया गया, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट टॉपिक है नदन रिवर टेरापिन। नदन रिवर टेरापिन एक कछुआ की प्रजाति है भाई साहब, टर्टल कछुआ, ये है नदन रिवर टेरापिन। ये है कछुआ भाई साहब। ये अभी क्या है ना, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं कछुआ। ये इतना ऐसा नहीं होता, मतलब ये एक कछुआ है और ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके ऊपर बैठा है। नदन रिवर टेरापिन, इसका नाम इससे ज़्यादा बड़ा है। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में देखो इसलिए है, जो सुंदरबन फॉरेस्ट है कहाँ पे है? बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे है भाई साहब। ये सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन में कुछ नदन रिवर टेरापिन यहाँ पे लाए गए। यहाँ पे 10 इंडिविजुअल ये रखे गए, 10 इंडिविजुअल, और इनमें क्या किया, जीपीएस ट्रांसमीटर लगा दिया इनके ऊपर। जीपीएस ट्रांसमीटर जो आपके फ़ोन में होते हैं ना, जीपीएस जिनके गूगल मैप के जरिए आप कहीं पे भी चले जाते हो, ऐसा जीपीएस ट्रांसमीटर लगा दिया इसके ऊपर, नदन रिवर टेरापिन के ऊपर, इंडियन सुंदरबन फॉरेस्ट में। अब ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये देखा कि जो 10 इंडिविजुअल ये नदन रिवर टेरापिन के छोड़े गए थे सुंदरबन में, इनमें से 3, एटलीस्ट 3, 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा चले गए। 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर ली इन्होंने कछुओं ने। और कहाँ पे चले गए? बांग्लादेश में चले गए। सोचो, इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे और बांग्लादेश में धीरे 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 चले गए। ये जो स्पीसीज है रिवेराइन टर्टल है। ये रिवेराइन का मतलब है कि ये नदी में रहता है, ये टर्टल नदी में या पानी में रहता है, ये टर्टल कछुआ है जो। और नेटिव कहाँ का? साउथ ईस्ट एशिया का। नेटिव का मतलब मूल निवासी कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया में ये नेशन आते हैं, 10 नेशन लगभग। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जो नेशन आते हैं ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। और इन्होंने अपना एक ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ग्रुप भी बनाया हुआ, आसियान नाम का, कई बार हमने डिस्कस किया है। 1960s के लगभग ये बना था। ग्रुप की बात कर रहे हैं, आसियान ग्रुप की। जो ये नदन रिवर टेरापिन है, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है जिसकी 9 कैटेगरी होती है, उनमें से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आईयूसीएन के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई साहब, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, कहाँ पे? इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और क्या होता है आईयूसीएन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके नाम में ही जैसा लिखा है, नेचर को कंजर्व करने का काम करता है। नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनको ये कंजर्व करता है। आईयूसीएन कब बनाया गया था? ये 1948 में बनाया गया था। जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाया था। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें देखो, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी, और कोई एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज वगैरह, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आईयूसीएन में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नेचर को, प्रकृति को कंजर्व करने का ये काम करती है। और प्रकृति को कंजर्व करने के लिए लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड करती है ये आईयूसीएन। जो नदन रिवर टेरापिन कछुआ जिसकी बात कर रहे हैं, इसका हैबिटेट कहाँ पे, करंटली कहाँ पे पाया जाता है ये प्रेजेंटली? देखो, फिलहाल ये करंटली पाया जाता है बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, सुंदरबन में पाया जाता है, कंबोडिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। लेकिन ये म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन 4 देशों में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि लुप्त हो चुका है। अब वहाँ पे एक भी इसकी प्रजाति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई नाउ विथड्रॉन बाय मेघालय। देखो, कई बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, और सीबीआई की जनरल कंसेंट क्या होती है अलग से पॉलिटी की प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप डिटेल में देखना। हम इसे जल्दी से ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी रिसेंटली न्यूज में प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए। मेघालय ने सीबीआई की जनरल कंसेंट ये विदड्रॉ कर लिए। विदड्रॉ का मतलब वापस ले लिए, और मेघालय 9वां स्टेट बन गया। इससे पहले 8 स्टेट और भी विदड्रॉ कर चुके हैं जनरल कंसेंट सीबीआई से। सीबीआई तो जानते हो आप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच एजेंसी है, करप्शन की जांच एजेंसी, यानी कि जो भ्रष्टाचार करता है उसकी जांच करती है हमारे इंडिया में सीबीआई। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और अब मेघालय, ये 9 स्टेट अपनी जनरल कंसेंट वापस ले चुके हैं। क्या होता है ये जनरल कंसेंट को विदड्रॉ करना? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंसर्न जताई थी, कुछ परेशानी जताई थी
क्योंकि 2018 से लगभग 150 केस जो इन्वेस्टिगेट करने हैं, जांच करने हैं सीबीआई को, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि 8 स्टेट ने जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर ली। इसलिए उन स्टेट में सीबीआई जा नहीं सकती उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए। तो कंसेंट क्यों जरूरी है? देखो, सीबीआई को गवर्न जो किया जाता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके जरिए पावर मिलती है सीबीआई को। लेकिन सीबीआई देखो इस एक्ट के जरिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। असंवैधानिक संस्था भी है ये, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और असंवैधिक संस्था भी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसकी जनरल कंसेंट का मतलब ये होता है कि जनरल कंसेंट जब इसे किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करनी होती है तो इसे स्टेट की कंसेंट लेना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दो तरह की कंसेंट होती है। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति, सहमति। एक तो केस स्पेसिफिक होती है और एक जनरल कंसेंट होती है। देखो, सीबीआई का जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, अथॉरिटी, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय जो कर्मचारी होते हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन हाँ, ये कोई केस इन्वॉल्व है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का भी, या कोई वायलेंट क्राइम है स्टेट गवर्नमेंट में, कोई आपराधिक ऐसा हिंसात्मक अपराध है, तो उसको भी जाके ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है स्टेट में जाके? जब स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट दे दी हो सीबीआई को। लेकिन जनरल कंसेंट वापस ले ली तो यानी कि सीबीआई वहाँ पे जांच करने नहीं जा सकती बिना स्टेट की परमिशन लिए। और जनरल कंसेंट क्या होगी? ये तो केस स्पेसिफिक हो गई। ये जनरल कंसेंट का मतलब ये है कि सीबीआई अगर कोई करप्शन के चार्ज लगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के और वो स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, मान लो स्टेट में, किसी स्टेट में, मान लो महाराष्ट्र में कोई, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय काम करते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वो महाराष्ट्र में जाके सीबीआई जांच करना चाहती है उनके खिलाफ। लेकिन महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट वापस ले ली तो फिर नहीं जा सकती बिना पूछे, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से बिना पूछे। तो इस केस में जब जनरल कंसेंट वापस ले ली तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से पूछेगी तभी जा सकती है। यानी कि क्या मतलब हुआ विदड्रॉन का? यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सीबीआई ऑफिसर अब पुलिस ऑफिसर की पावर लूज कर देते हैं जब वो स्टेट में घुसते हैं जैसे ही। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बिना परमिशन के अब वो वहाँ पे स्टेट में जांच नहीं कर सकते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ से और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ से, किसी के भी, मतलब किसी के भी खिलाफ नहीं जांच कर सकते। यानी कि इस डिसीजन का मतलब ये हो गया, अब हर एक केस में जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी जांच करने से पहले, इन्वेस्टिगेट करने से पहले। तो ये जो प्रोविज़न है कहाँ से ली गई हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जनरल कंसेंट वापस ले सकता है? ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके जरिए ये बनाई गई थी सीबीआई, मतलब जिसको ये पावर देता है ये एक्ट इन्वेस्टिगेट करने की, 1946 का ये एक्ट है, आज़ादी से पहले का बना हुआ है। इसका जो सेक्शन 6 है ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी जनरल कंसेंट वापस ले सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। विदड्रॉ का मतलब क्या है? क्या सीबीआई के पास बिल्कुल पावर नहीं होती इन्वेस्टिगेट करने की? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जो ओल्ड केस हैं, पुराने केस, मान लो जनरल कंसेंट आज लिए 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 से जो भी केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी सीबीआई, तो उन केस पे बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लिए वो जांच कर सकती है। सिर्फ 8 मार्च के बाद के जो केस रजिस्टर होंगे उनके लिए कंसेंट, सहमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट में जाने के लिए सीबीआई को। हाँ, अगर कोई केस कहीं पे रजिस्टर है किसी और स्टेट में, मान लो महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट वापस ले ली लेकिन केस रजिस्टर है मान लो मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो वो आदमी जाके छुप गए महाराष्ट्र में, तो फिर जांच इन्वेस्टिगेट कर सकती है क्योंकि केस रजिस्टर कहाँ पे? एमपी में। भले ही महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट वापस ले लिए लेकिन फिर भी जाके महाराष्ट्र में वो सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन एक लेटेस्ट जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा, देखो भाई साहब, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और इसको जांच करने से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं किसी भी स्टेट में उन पे जांच करने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि एक विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई का केस है, इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा, देखो भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट वापस ले ली लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है ना उनकी जांच कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है ये।
हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले ली, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे जांच करनी है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और किसी भी स्टेट में तो वो जाके जांच कर सकती है। यानी कि अभी लेटेस्ट क्या है इसका जो स्टेटस है, अगर जनरल कंसेंट वापस ले भी लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जांच कर सकती है सीबीआई किसी भी स्टेट में, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया। हाँ, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ लाए, बदल दे इसको कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को, तो फिर बाद में देखी जाएगी। अभी तक ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जांच कर सकती है बिना परमिशन के भी। यानी अगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि विदड्रॉन कर लिया है, मान लो किसी कंसेंट विदड्रॉन कर लिया किसी स्टेट ने, तो ये केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होगी। यानी कि अगर सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों पे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, जांच करना चाहती है, तब उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट से, अगर उसने जनरल कंसेंट वापस ले लिए। सीबीआई की ऑटोनॉमी से क्या इशू है, देखो 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अब पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि सीबीआई के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बल्कि लीगली पावर भी हैं। 2018 में ये गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 17A ये जोड़ा था पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके, और ये मैंडेटरी कर दिया था कि सीबीआई क्या है, किसी भी केस, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी के भी अगर ऊपर वो करप्शन के चार्ज लगा के इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और केस रजिस्टर करना चाहती है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। ये 2018 में अमेंडमेंट किए थे। यानी कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आईएएस है, आईपीएस है, उस पर जांच करना चाहती है सीबीआई और केस रजिस्टर करना चाहती है इस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो ये मैंडेटरी वर्ड आपको याद रखना है, यानी कि अनिवार्य है, कंपलसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना सीबीआई को, अगर वो आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहती है तो। ये 2018 के अमेंडमेंट में किया था। एक ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट का बीच में डिस्प्यूट होता है तो अंडर आर्टिकल 31 ये सुप्रीम कोर्ट में वो केस रजिस्टर किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है ये, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी आता है सुप्रीम कोर्ट के ये। जब सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है और किसी कोर्ट में नहीं, आर्टिकल 31 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडेटरी प्राइस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो, इसने कुछ आरोप लगे थे शॉपी पे। शॉपी एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है ना, ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी होती है जो ऑनलाइन माल वगैरह बेचती हैं, अपना गुड्स वगैरह, वस्तुएं, सेवा ऑनलाइन बेचती हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट क्या ऑनलाइन ही तो बेचती हैं, खरीदते हो आप उन पे कपड़े, कुछ भी खरीदते हो, मान लो बुक मंगाते हो उन पे। तो ये ई कॉमर्स कंपनी है शॉपी, इस पे आरोप लगे थे कि इसने प्रीडेटरी प्राइस के इस पे आरोप लगे थे। एलिगेशन का मतलब आरोप लगे थे, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। क्या है ये और क्या वॉयलेशन किया था इसने शॉपी ने? देखो शॉपी पे ऐसे आरोप लगे थे कि अपने प्रोडक्ट को ही बेचने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कम प्राइस कर दिए। यानी कि ये स्मॉल रिटेलर हैं जो छोटे बेचने वाले, कोई भी मान लो बेच रहा है सामान, छोटे छोटे शॉपकीपर हैं कोई है, उनको कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए इसने कम से कम प्राइस रखे शॉपी ने। शॉपी जो कंपनी है उसने अपनी साइट पे, शॉपी की देखो एक ऐप है जैसे अमेजन है और फ्लिपकार्ट है, इसकी ऐप भी है, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड मोबाइल होगा आपके पास तो उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ऐसे आरोप लगे थे इसने कुछ अपने प्रोडक्ट हैं जिनको 1 रुपये में बेच रही थी, 9 रुपये में बेच रही थी, 49 रुपीज़ में बेच रही थी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कम प्राइस रख दिए थे। जैसे मान लो चीनी 1 रुपये किलो बेच रहा है, ऐसे प्राइस रख दिए थे। जो शॉपी है ये सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुरियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मेन फोकस ई कॉमर्स पे रहता है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग की इसकी कंपनी, मतलब ये ब्रांच है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करवाने की। शॉपी के जो मालिक हैं वो हैं SEA लिमिटेड, और SE लिमिटेड की एक जेराना कंपनी भी है, और फ्री फायर भी इसी का ही है। फ्री फायर जो गेम है ना, फौजी वाला, बंदूक मारते रहते हैं जैसे PUBG हुआ करता था पहले, ऐसे ही फ्री फायर इसी कंपनी का है ये। और ये आपको पता है ये सब बैन कर दिया था 54 ऐप इंडिया ने। 2021 में देखो ये साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी रही थी। साउथ ईस्ट एशिया आपको पता ही है, अभी डिस्कस किया ये वाला, अभी तो ये मिटाया भी नहीं है मैंने, चलो मिटा देता हूँ इसे। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में
ये सबसे बड़ी कंपनी रही है 2021 में। सीसीआई ने क्या कहा कि शॉपी ने प्रीडेटरी प्राइस का उल्लंघन नहीं किया। सीसीआई ने कहा देखो भाई साहब, ये कोई मार्केट पावर, सिग्निफिकेंट मार्केट पावर नहीं है शॉपी, अभी स्टार्ट किया इसने अपना बिजनेस, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट इसने कैप्चर नहीं कर रखी है शॉपी ने। तो ये प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइस ये होता है, कोई मान लो इलीगल एक्ट परफॉर्म करती है कंपनी, इलीगल का मतलब अवैध एक्ट, अवैध कोई काम करती है। कैसे? ये कोई अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम कर देती है प्राइस को। मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, मान लो कोई कंपनी पेन बेच रही है, मार्केट में उस पेन का प्राइस 10 रुपये है, लेकिन ये कंपनी क्या है, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए 1 रुपये में बेचे उस पेन को, तो सारे भाई साहब इसी प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे पेन, दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदेंगे। अब मान लो जो भी पेन बनाने वाली दूसरी प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं वो तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सारे ग्राहक इसी पे आ जाएंगे और इनको मान लो इस शॉपी से ही खरीदने की आदत हो जाएगी। और मान लो करोड़ों लोगों ने शॉपी ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में, अब कोई दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहेगा, समझ रहे हो? यानी कि इसने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया। अब ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देगी, बाद में फिर 10 रुपये में ही बेचेगी जो दूसरी कंपनी बेच रही थी, लेकिन सबको आदत शॉपी की लग चुकी है, तो भाई साहब वो शॉपी से ही अब खरीदेंगे। जैसे कि मान लो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई साहब पढ़ाने में, आपको किसी ने पढ़ाया होगा तो पता लगेगा, और मेहनत लगती है उससे भी ज़्यादा, पढ़ाने से ज़्यादा नोट, ये कंटेंट्स, नोट्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, ढूंढने में, 2-3 अखबार को देखने में, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। आपको ये 15-20 मिनट, आधे घंटे का लेक्चर लगता है, लेकिन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। देखो भाई साहब, कोई प्लेटफॉर्म है पहले से चलता आ रहा है, मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने इतने ज़्यादा कम प्राइस रख दिए कि वो फ्री में पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, या जैसे मान लो ये प्रीडेटरी प्राइस का एग्जांपल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, जैसे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं यूट्यूब पे, अब वो पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा उनके पास क्या है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत लार्ज ऑफ नंबर में, करोड़ों उनके सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, अब उन्हीं पे देखने की उनको आदत लग चुकी है। अब चाहे कोई कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हो, नहीं पढ़ा रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही कुछ देखो इस तरह का है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइस कम कर देते हैं प्रोडक्ट का प्रीडेटरी प्राइस में। ये समझ आ गया होगा आपको। प्रीडेटरी प्राइस क्या है? एंटी ट्रस्ट जो लॉज हैं उनका वायोलेट करता है, उल्लंघन करता है, और अपनी मोनोपोली बना लेती है कोई भी कंपनी। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, यानी कि सिर्फ मार्केट में वही कंपनी रह जाएगी, दूसरी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी दूसरी कंपनी। ये जो प्राइस है, अगर कोई प्रीडेटरी प्राइस का उल्लंघन करता है, यानी कि प्रीडेटरी प्राइस में वो इंगेज है, तो कैसे पता लगाते हैं जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई पता लगाता है 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड। पहली बात तो ये, वो मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर होना चाहिए, यानी कि उसके बहुत सारा कस्टमर उसके खरीद रहे हो माल, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट कैप्चर कर रखी हो। दूसरा ये कि जो गुड्स और सर्विसेज वो मार्केट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे वो बेच रहा हो। तीसरा ये कि उसने कोई सब टैक्टिक्स, ऐसे तरीके अपनाए हैं ताकि वो मार्केट से कंपटीशन को एलिमिनेट कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे कंपटीशन को, मुकाबले को, कि दूसरी कंपनी उसका मुकाबला ना कर पाए। अब देखो जो ये शॉपी का केस था, इसमें सिर्फ दूसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी, लेकिन बाकी की 2 नहीं हो रही थी, क्योंकि ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा मार्केट है, क्योंकि अभी तो उसने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, समझ रहे हो, तो इतनी मार्केट है नहीं, इसलिए इसका केस खारिज हो गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? देखो एक आयोग है, कमीशन है, 2002 में एक कंपटीशन एक्ट बनाया था, और 2009 में इस एक्ट के जरिए, 2002 वाले एक्ट के जरिए इस कमीशन को बनाया गया था 2009 में। इसके चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन तो यही होता है कि जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं कंपटीशन को रोकने के, उनको एलिमिनेट करना है, यानी कि जो भी मान लो ऐसे प्रभावी कोई भी कार्य किए जा रहे हैं मार्केट में जो कंपटीशन को रोकते हैं, उन सबको ख़त्म करना है, ऐसी प्रैक्टिसेस को। कंपटीशन को प्रमोट करना, सस्टेंस करना, और जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका काम है, ताकि मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर की जा सके, यानी कि आसानी से आज़ादी हो सबको व्यापार करने की, ये सुनिश्चित करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
जो कंपटीशन एक्ट है इसने देखो 1969 के एक्ट को रिपील किया था। रिपील करने का मतलब है कैंसल, रद्द, हटाया था। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ये एक्ट पहले बना हुआ था जो मोनोपोली को रोकने के लिए, किसी एक कंपनी का अधिकार न हो उसको रोकने के लिए ये एक्ट बना हुआ था 1969 का। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन कमीशन एक्ट 2000 ने। ये राघवन कमेटी बैठी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास किया गया था, कंपटीशन एक्ट 2002। इस एक्ट में 2007 में कुछ संशोधन भी किए थे और इसमें और पावर दे दी गई थी इस एक्ट में, और ये 2009 में फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया ये कमीशन इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये बहुत सारे काम करता है। जैसे मान लो किसी कंपनी को दूसरी कंपनी एक्वायर करना चाहती है, या दो कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, यानी कि दो कंपनी आपस में मिल रही हैं, तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेती हैं, ये सब कुछ देखता है तब जाके वो होती है। या कोई एक्वायर कर रहा है किसी कंपनी को, सब कुछ ये देखती है। मार्केट में कंपटीशन कैसा है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, सारे काम इस एक्ट के जरिए देखे जाते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कुछ देखो, कुछ ये रूल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं 2020 के। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि कंज्यूमर जो ग्राहक है, आप हम जो लोग हैं जो खरीदते हैं माल वस्तु मार्केट से, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ रूल हैं ये। तो ये रूल क्या क्या हैं, किसी कंपनी को फॉलो करने होते हैं ये रूल। कोई भी कंपनी है ये रूल फॉलो करने होते हैं। क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी माल बेच रही है, उसे अपने प्रोडक्ट पे कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य है। यानी कि अगर मान लो कोई कंपनी पेन बना रही है और वो पेन कहाँ से बना है, इंडिया से बना है, बाहर से बना है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडिया से, चाइना से, जापान से। ये जरूरी है, मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है। भाई साहब ये रूल पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट ये है कि उसका गुड्स का या सर्विसेज का टोटल प्राइस क्या होगा, और अदर चार्जेज भी क्या होंगे, जैसे जीएसटी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये सब उस पर मेंशन होगा, डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट पे ही। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसी पे होगा। एक्सपायरी डेट जो भी है गुड्स की, वस्तु की, गुड्स का मतलब वस्तु, उस पे एक्सपायरी डेट भी मेंशन होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ये जो जितने क्राइटेरिया है कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट ने आपका माल खरीदा है तो उसको कैसे रिटर्न वापस कर सकता है, कितना आप रिफंड करोगे, कितना एक्सचेंज करोगे, वारंटी कितने दिन की होगी, गारंटी या वारंटी, डिलीवरी या शिपमेंट की जो भी जानकारी है, डिटेल्स है, ये सब आप कंज्यूमर को बताओगे खरीदने से पहले। नेक्स्ट ये है कि कोई भी आप प्राइस का मैनिपुलेशन नहीं करोगे अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट ये है कि नो कैंसिलेशन चार्ज। अगर कोई मान लो बंदा कोई प्रोडक्ट वापस करना चाहता है तो उसका कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लोगे आप। ऐसा नहीं कि मान लो किसी ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और वापस करना चाहता है, मान लो इस कंपनी की ये पॉलिसी है कि 7 दिन के अंदर वापस कर सकते हो आप, लेकिन 50 रुपये कटेंगे, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं होगा। यानी कि 100 रुपये में खरीदी चीज़ और वापस करना चाहता है, विद इन 7 डेज का टाइम रखा है कंपनी ने, तो विद इन 7 डेज अगर कोई वापस करता है तो 100 के 100 रुपये वापस मिलेंगे उसे। नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन, कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि किस किस पेमेंट मेथड के द्वारा आप पेमेंट लोगे, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। कोई भी गुड सर्विस सेलर को दे रहे हो आप, किस कौन कौन सा सेलर है आपका कंपनी का, वो सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अगर कोई मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का वोलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी का मतलब उस पर दंड दिया जाएगा, उसे चार्जेस लगेंगी, फीस या उस पर कोई भी उसे पनिशमेंट लगेगी, यानी कि चार्ज देना पड़ेगा अगर उसने वोलेशन किया है किसी भी रूल्स का। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।